हेलो दोस्तों, हमारी जो ये हिस्ट्री की सीरीज बन रही है, तो इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री। अभी हम हिस्ट्री के जिस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं सीरीज में वो है एशियंट हिस्ट्री। बट दोस्तों, हम एशियंट हिस्ट्री की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है, हम कहाँ से एशियंट हिस्ट्री की चीजों के लिए हम स्टडी कर सकते हैं, हम कर पाएंगे, उसका पूरा जिक्र पूरा विवरण कहाँ पर मिलता है हमारे को। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम एशियन हिस्ट्री की प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एशियन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हम दो तरीके हमारे पास ऐसे हैं एशियन हिस्ट्री को स्टडी करने के, जो है हमारे लिटरेरी सोर्सेज, एक है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे आज सीरीज में, आज इस टॉपिक पे, इस वीडियो के अंदर, वो हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर, राइट। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है हम इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा रिलीजियस, दूसरा आता है नॉन रिलीजियस और तीसरा आता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, राइट। तो हम जो हमारे लिटरेसी सोर्सेज हमारे पास, इसको हम हिंदी में कहेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी हम तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा आता है इसके अंदर धार्मिक स्रोत, दूसरा गैर धार्मिक स्रोत, और तीसरा आएगा हमारा कौन सा, कि जो हमारे विदेश के लोग भारत में आए, इन्होंने यहाँ पे ट्रेवलर किया, यात्राएं की, उसके अंदर जो इन्होंने लिखा, वहां से भी हमारे को एशियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिटरेसी सोर्सेज में हमारा पहला रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजन है हमारा। तो इसमें इसको भी हम दोस्तों तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा हमारा बौद्धिस्ट लिटरेचर, तीसरा आता है हमारा जैनिस्ट लिटरेचर, राइट। तो हम सब जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो रिलीजन है वो विश्व के अंदर हिंदुइज्म है। तो वो जो हमारा ब्राह्मण, जो हमारा लिटरेचर जो है, हमारा ब्राह्मण साहित्य जो है, उसके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा बौद्धिस्ट जो है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, वहां से भी हमारे को हमारे प्राचीनतम इतिहास की स्टडी करने में सहायता मिलती है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद जो जैनिज्म जो है, जो जैन धर्म है, उसके जो साहित्य है, वहां से भी हमारे को हमारे भारत के प्राचीनतम इतिहास को स्टडी करने में सहायता मिलती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ब्राह्मण लिटरेचर है, जो हमारा ब्राह्मण जो हमारा साहित्य है, इसमें हम क्या क्या आते हैं। तो रिलीजन टेक्स्ट जो हमारे हैं, तो इसमें आते हैं वेद, क्या आते हैं हमारे वेदास। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो हिंदुइज्म जो है उसके अंदर चार वेद मुख्य से हैं, जो कि पहला ऋग्वेद, दूसरा हमारा आता है सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद, ठीक है। मतलब लास्ट में अथर्ववेद आता है, यजुर्वेद से पहले आता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, हमारा यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार जो वेद है ये हमारे ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा उपनिषद, कि जो हिंदुइज्म के अंदर जो उपनिषद होते हैं, मुख्य रूप से कई सारे उपनिषद हिंदुइज्म में अपनाए गए हैं, तो हम इन उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आता है इसमें अनायास और चौथा इसके अंदर आता है ब्राह्मण, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वैदिक लिटरेचर। इसके अंदर वेदांग भी आता है, सूत्र भी आता है, महाकाव्य भी आता है, धर्मशास्त्र भी आता है। और हम सब जानते हैं कि जो महाकाव्य है हमारे हिंदुइज्म के अंदर, वो मुख्य रूप से महाभारत और रामायण, ये दो बड़े महाकाव्य है जिसके बारे में स्टडी करेंगे सीरीज के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा लिटरेसी सोर्सेज है उसमें पहला आता है रिलीजियस, उसमें आएगा हमारा पहला ब्राह्मण लिटरेचर, और इसके अंदर पहला आता है हमारा क्या, रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर वेद, उपनिषद, अनायास और ब्राह्मण, इसको वैदिक लिटरेचर कहते हैं। और इसमें वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र भी आता है, ठीक है। यहां से कई सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं कि पहला हमारा जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट, जो ब्राह्मण जो हमारा साहित्य वो पूरा होता है। फिर हम आते हैं कहां पे, बौद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर, बौद्धिक साहित्य के अंदर। इसमें अगर हम देखें कि जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्ध धर्म है, उसके संस्थापक कौन है, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे गौतम बुद्धा जो है, जिनको पहले सिद्धार्थ कहा जाता था, और उनको जब बौद्ध गया बिहार में, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। और हम जानते हैं कि वो हमारे लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन या अपना उपदेश दिया, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला आता है वो आ रहा है हमारा बौद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर त्रिपिटक आते हैं, मतलब पहले आता है पिटक्स। इसमें जो मुख्य धर्म है, धर्म ग्रंथ जो है हमारे बौद्धिस्ट के अंदर, तो वो आता है हमारे पिटक्स आते हैं। उसकी लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज की पाली है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो पिटक्स जो है, पिटक जो है बौद्ध धर्म में, वो किस भाषा में है, तो वो भाषा है पाली भाषा, याद रखिए इसको, ठीक है। तो पिटक में त्रिपिटक आते हैं, ठीक है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा इसमें सुत्त पिटक,
जिसमें बताया गया कि टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ने टीचिंग दी थी अपने अनुयायियों को, वो उसमें बताया गया है। दूसरा आता है हमारा विनय पिटक, जो कि रूल्स ऑफ बौद्धिस्ट यूनियन, कि जो बुद्ध संघ में जो लोग शामिल होंगे उनके लिए नियम क्या रहेंगे, उनके लिए रूल्स क्या रहेंगे, जो हमारा सुत पिटक में आता है, और विनय पिटक में आता है। और तीसरा आता है अधिधम्म पिटक, जिसमें बताया गया कि बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स, मतलब उसके बारे में बताया गया कि जितने भी बौद्ध धर्म के बड़े बड़े भिक्षु जो थे उनके पूरी जीवनी, उनकी जीवन गाथा के बारे में हमारे अधिधम्म पिटक में बताया गया। और अधिधम्म पिटक को पिटक्स में मतलब त्रिपिटक जो बनाया, पहले 2 पिटक थे, सुत पिटक और विनय पिटक, तीसरा जो पिटक जोड़ा अधिधम्म पिटक, वो जोड़ा था सम्राट अशोक ने। ठीक है, तो जब हम सम्राट अशोक पढ़ेंगे तो हम उसमें जो काउंसिल्स हुई थी, बौद्धिस्ट जो काउंसिल्स हुई थी, जब कहां पे कौन कौन सी हुई थी और कब अधिधम्म पिटक जोड़ा गया, तो हम वहां पे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बौद्धिस्ट लिटरेचर हमें पूरा होता है। तो बौद्धिस्ट लिटरेचर मुख्य रूप से पिटक पे चलते हैं, और इसमें त्रिपिटक आता है, पहला सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अधिधम्म पिटक। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जैन लिटरेचर है, जो महावीर स्वामी का जो पहले नाम था वो वर्धमान था, और बाद में वो महावीर स्वामी बने जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट, तो जो हमारा जैन टेक्सिस है उसको बोलते हैं हम आगम। ठीक है, और लैंग्वेज क्या है इसकी, प्राकृतिक इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज है मुख्य रूप से। सबसे ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट कौन सा है, उसको बोलते हैं हम पुवो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट है अगर हम रिलीजन टेक्स्ट की बात करें। ठीक है, और 513 एडी के अंदर सेकंड जैन काउंसिल हुई थी, जिसके अंदर जैन टीचिंग्स को इंस्क्रिप्ट किया था। जैन टीचिंग्स में बताया गया था कि जैनिज्म या जैन यूनियन में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके लिए क्या टीचिंग्स होंगी, उनके लिए क्या वर्शिप के तरीके होंगे, वो सारी बातें हमें बताई गई है। तो इन सब सोर्सेज से बेसिकली पहला हमने समझा कि कौन सा ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बौद्धिस्ट लिटरेचर एंड थर्ड जैनिस्ट लिटरेचर के अंदर इन सब चीजों की स्टडी करने से हमारे को एशियन हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ये हमारा रिलीजन जो हमारा वो है एरिया लिटरेसी सोर्स भी हमें कंप्लीट होता है। दूसरा आता है हमारा नॉन रिलीजियस। ठीक है ना, कि गैर धार्मिक हमारे पास स्रोत कौन कौन से है। तो सिंपल सी बात है, गैर धार्मिक का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक चीजों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इतिहास के अंदर कई सारी ऐसी चीजें भी लिखी गई, क्योंकि जो धार्मिक में लिखी गई सब धर्म से संबंधित है, ये हिंदू से, ये बौद्ध से, ये जैन से। ठीक है ना, अब गैर जो धार्मिक साहित्य है इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। तो यदि हम देखें तो जो नॉन रिलीजियस जो हमारे सोर्सेज है, तो उसमें सबसे प्रथम जो पुस्तक आती है वो आती है अर्थशास्त्र की। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो लिखी थी विष्णुगुप्त ने। और दोस्तों याद रखिए कि विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहते हैं, उनको ही चाणक्य कहते हैं, इनके 3 नाम है। तो कभी भी क्वेश्चन बन जाए यहां से तो याद रखिए, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य बात एक ही है। ठीक है, जिन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र की, जो कि नॉन रिलीजियस सोर्सेज है हमारे पास एशियन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। सेकंड आता है इंडिका। ठीक है, और इंडिका जो एक पुस्तक है उसको लिखा था किसने, मैगस्थनीज ने। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर जो सेल्यूकस निकेटस था इसका ही राजदूत था हमारा कौन, मैगस्थनीज। और कार्लेनिया जो हमारे सेल्यूकस निकेटस की सुपुत्री थी, इसका विवाह हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसी के पर्पज से जो मैगस्थनीज था वो मौर्य डायनेस्टी के अंदर आया, भगत के अंदर आया, कई साल तक यहाँ पे रहा, और उसने इंडिका एक बुक लिखी, जिससे हमारे को मौर्य कालीन शासन के अंदर मौर्य जो टाइम पीरियड था उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। कहां से, इंडिका से। और इंडिका एक बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है एशियन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। और याद रखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो मैगस्थनीज है इसे ही कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे पेपर के अंदर कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो कौन है वो, मैगस्थनीज ही है। राइट, इसके बाद जो हमारा नॉन रिलीजन जो हमारा टेक्स्ट जो दूसरा आता है वो आता है हमारा महाभाष्य। तो महाभाष्य जो है इसकी रचना करी है किसने, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। और हम सब जानते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी थी, इसके बाद जो डायनेस्टी आई वो थी हमारी शुंग डायनेस्टी, जो कि पुष्यमित्र शुंग था, उसने इसकी स्थापना करी थी। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही एक राज पुरोहित था, उनका नाम था पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ये वही पतंजलि है जिन्होंने योग की स्थापना करी थी, योग को बढ़ाया था। आज बाबा रामदेव जी इनके ही कार्यक्रमों में आगे चल रहे हैं। तो ये जो है महर्षि पतंजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्राचीनतम इतिहास के अंदर। और इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंदर अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में आने वाले टॉपिक के अंदर। जो हमारा चौथी पुस्तक आती है वो आती है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है इसके जो लेखक है उनका नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है, विशाख दत्त। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। और ये भी हमारा क्या है,
नॉन रिलीजियस सोर्स है एशियन हिस्ट्री को समझने के लिए। जो हमारी 5th पुस्तक आती है वो है पंचतंत्र, और पंचतंत्र जो है वो गुप्त काल के अंदर लिखी गई थी, और किसने लिखा था, इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने, ठीक है। और जो हमारी 6th पुस्तक आती है वो आती है अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो लिखा था कालिदास ने, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे हमारी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बुक्स के नाम और आपके लेखकों के नाम वहां से पूछ सकते हैं, और ये हमारे नॉन रिलीजन सोर्सेज है एशियन हिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा रिलीजन और नॉन रिलीजन जो हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर होता है कि रिलीजन में सारी चीजें आती है, नॉन रिलीजन के अंदर सारी चीजें आती है। अब लास्ट क्या बचा, तुम्हारा बचा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है। तो भारत के अंदर प्राचीनतम तरीके से, प्राचीनतम समय के अंदर कई सारे ऐसे लोग थे जो विदेश से भारत में आए थे ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ की विविधता किस प्रकार की, यहाँ पे विकास किस प्रकार का, यहाँ पे लोग किस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पे वो क्या क्या चीजें करते हैं। तो कई सारे ऐसे आए थे, तो ग्रीक से लोग आए थे यहाँ पे, चाइना से कई सारे लोग आए थे, मुस्लिम ट्रेवलर्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे, और ये सब जो लोग यहाँ पर आए इन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर कई सारी चीजें ऐसी लिखी जहां से हमारे को एशियन हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा पता चलता है इंडिया के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो ग्रीक ट्रेवलर्स थे, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेवलर्स होते, तो पहले ग्रीक जो ट्रेवलर्स थे वो आए थे हमारे कौन, तो टेसियस आए थे, हेरोडोटस आए थे, नियाकस आए थे, और एरिस्टोबुल्स, ये सब हमारे कौन है, ग्रीक्स जो है वो सब हमारे इंडिया के अंदर आए थे यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, और इन्होंने कई सारी ऐसी चीजें लिखी है भारत के बारे में जो हमारे को एशियन हिस्ट्री की स्टडी में सहायता मिलती है। दूसरा चाइनीज ट्रेवल फाहियान आए थे, और वेनशांग आए थे, इत्संग आए थे, और सुंग युंग आए थे, ठीक है। इसी प्रकार से जो मुस्लिम ट्रेवल्स है उसमें अल मसूदी, अल बरूनी, फिरदौसी और इब्न बतूता, ठीक है, ये सब हमारे मुस्लिम ट्रेवलर्स थे जो इंडिया के अंदर आए थे, और इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जैसे लिखे जिससे हमारे को काफी सहायता मिलती है एशियन हिस्ट्री की स्टडी करने के अंदर। तो हमारे लिए जो लिटरेसी सोर्स है इसमें रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमारे पास है जिससे हम एशियन हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। तो याद रखिए भारत में सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शंस है वो है सम्राट अशोक के, ठीक है। तो सम्राट अशोक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जिससे हमारे को स्टडी में काफी ज्यादा सहायता मिलती है एशियन हिस्ट्री के अंदर। दूसरा कॉइन्स जो हो गए, सिक्के, सभी सम्राटों ने अपने अपने टाइम पीरियड के अंदर कई सारे सिक्कों का निर्माण किया था, प्रचलन में लेकर आए थे, जहां से हमारे को कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि सम्राट अशोक ने भी कई सारे सिक्कों को चलवाया था, और उनके सिक्कों के अंदर पियादस्ती एक साथ हमको देखने को मिलता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट अशोक को लोग पियादस्ती भी कहते थे, जो काफी प्रिय थे लोगों के, देवताओं के, ठीक है। फिर स्टैचूज की जो मूर्तियां थी, तो मूर्तियों से भी हमारे को कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राचीनतम काल के अंदर दो प्रकार की शैली होती थी, एक गंधार और एक मथुरा शैली, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आने वाले समय के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा मॉन्यूमेंट्स जो थे, स्मारक जो थी, ठीक है ना, बिल्डिंग जो थी बड़ी बड़ी, वहां से भी हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है स्टडी करने की ना। और चौथा जो हमारा आता है वो आता है हमारा सेल्स, जहां से हमको बहुत सारी स्टडी करने को फायदा मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा लिटरेसी सोर्स हो गया, हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया जहां से हम सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ये सारे ऐसे सोर्सेज है जहां से हमारे को एशियन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। एडी और बीसी होता क्या है, जैसे कि टाइम लाइन है ये, ठीक है, और इसका यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, राइट। तो ये जो हमारा जो माइनस वाला इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जीरो का जो ये आगे वाला समय है इसको बोलते हैं हम सीई, ठीक है, कॉमन एरा, हिंदी में बोलेंगे इसको हम ईसा पूर्व, इसको बोलेंगे हम ईसवी। इस जीरो के ऊपर जो ईसाई धर्म के जो प्रॉफिट जो है उनका नाम है जीसस, उनका यहाँ पर बर्थ हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। तो इनसे पहले का समय आता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और इनके बाद का जो समय वो आता है हमारा सी, मतलब कॉमन एरा। तो यहां से दोस्तों जो टाइम होगा, यहां से टाइम माइनस होते हुए आगे चलेगा। सपोज कि जैसे यहाँ 500 है तो यहाँ 400 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 300 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 0 पे पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 500 से 400 कम हो रहा है, फिर 300, फिर 100, फिर 0, यहाँ तक कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो बीसी में टाइम कम होता है, और हम बात करते हैं सी का, तो यहाँ पे टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे 100, 500, 2000, तो 2023। तो आज देखिए 2023 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जीसस के बर्थ हुए हुए 2023 हो गए हैं। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ता है, मतलब प्लस में चलता है, ये हमारा माइनस के अंदर चलता है। तो ये बीसी और सी का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। याद रखिए सीरीज में कभी मैं बीसी और सी की बात करूं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कहां की बात कर रहे हैं। बीसी मतलब जीसस के बर्थ से पहले का समय, और सी तो उसके बाद के, उनके बाद के जन्म के बाद का समय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम इन सब चीजों को बाकी हम प्रॉपर तरीके से आगे चलाएंगे।